बिल्डिंग के लोगों ने जांग यी के घर में घुसने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। जांग यी के द्वारा चुन के सर पर इनाम रखने से वो डरा डरा रहने लगा। वो डॉक्टर जोहू को अपने पास अपने मेडिकल इंश्योरेंस की तरह हॉस्टेज बनाकर रखा है। जांग यी ने डॉक्टर जोहू कीर को उसकी सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए कॉल किया। डॉक्टर ने बताया कि छून जांग पागल हो गया है, उन सभी के खाने का सामान खत्म हो गया है और वे हर दिन दूसरों के घरों में घुसकर सबको मार रहे हैं और खाने की तलाश कर रहे हैं। वो लोग मृतकों को बाद के लिए एज अ फूड रख रहे हैं। साथ ही जोहू बताती है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और जांग यी से पूछा कि क्या वो उसे बचा सकता है। जांग यी ने कुछ पल सोचा कि वह एक कुशल डॉक्टर के रूप में बहुत उपयोगी है। पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में डॉक्टरों की बहुत अहमियत होती है। जांग यी ने कहा कि जोहू को उसके घर पर आने के लिए एक आखिरी काम करना होगा। थोड़ी देर बाद जुपांग जांग यी के दरवाजे पर बेबसी से दस्तक देता है। वो जांग यी को डरपोक बोलता है क्योंकि वो अपने घर के अंदर छुपा बैठा है। जुपांग कहता है कि जांग यी की प्रेमिका फांग चिंग भूखी है और वह जांग यी के दरवाजे पर उस लड़की के लिए खाना मांगने आया है। जांग यी उसे खाना देने से मना कर देता है। जांग यी जुपांग का मजा लेते हुए पूछता है कि उसका दर्द कैसा है, अब तक तो उसे इन्फेक्शन हो चुका होगा। जांग यी उसे डराते हुए बोलता है कि जल्द ही टेटनस बैक्टीरिया जुपांग के घाव में पनपने लगेंगे और धीरे धीरे उसके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसके पूरे शरीर में फैल जाएंगे और तब कोई दवा भी उसे हील नहीं कर सकती। यह सुनकर जुपांग पागल हो जाता है। जांग यी उसे सजेस्ट करता है कि तुम मौत के आखिरी पड़ाव पर हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ऐसे में इस तरह पागलों जैसे बिहेव करने से अच्छा क्यों ना तुम वो सब करने की हिम्मत करते जो नॉर्मल लाइफ में करने की सोच भी नहीं सकते। जुपांग उसकी बात से सहमत हो जाता है और वहां से वापस आने लगता है। वो घर की ओर लौटते हुए सोचता है कि अब जब उसे मरना ही है तो डरना किस बात का। उसे याद आता है कि उसने कभी भी फांग चिंग के हाथ को नहीं पकड़ा, इसलिए मृत्यु की प्रतीक्षा करने के बजाय वह फांग चिंग के कमरे की ओर दौड़ता है। फांग चिंग के सामने वो घुटने के बल बैठता है और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। फांग चिंग गुस्से के साथ उसे धक्का देती है और बोलती है, दूर हो जाओ मुझसे, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे जांग यी को खोजने जाना है। जुपांग गुस्से में उसका गला दबाते हुए कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब जब मैं मर रहा हूं, हम साथ में नरक में जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। फांग चिंग उसे फिर से धक्का देते हुए बोलती है, मुझसे दूर हट जाओ बदबूदार घिनौने इंसान, तुम एक कचरे के अलावा कुछ नहीं हो। जुपांग के बारे में फांग चिंग की ये सोच है। ऐसा जानकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो पूरी ताकत से फांग चिंग का गला दबा देता है। इसी बीच जांग यी की बातों को सोचते हुए डॉक्टर जोहू कीर चुनयांग के आदमियों से कहती है कि आज वो खाना बनाएगी। वो चुन से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। चुन उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जोहू को उसके आदमियों की हेल्प करने के लिए कहता है। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वह कहती है कि वह बाकी का काम अकेले ही संभाल लेगी। कुछ चीजें सूप में और डालकर सूप को अच्छी तरह से बनाएगी, लेकिन वास्तव में जूहू कोशिश कर रही होती है कि वह वहीं उल्टी न कर दे। चुन के आदमियों के किचन से बाहर चले जाने के बाद जूहू सूप में नींद की दवा मिला देती है। कुछ समय बाद वह सभी को सूप परोसती है जो बहुत अच्छा दिखता है। सभी का विश्वास जीतने के लिए जोहू भी खुद को एक कटोरी सूप परोसती है और बाउल लेकर अपने कमरे में लौट जाती है, यह आशा करते हुए कि उसकी दवा जल्द ही प्रभाव डालने लगेगी, क्योंकि उसने उसमें पूरी शीशी नींद की गोलियां डाल दी थी। जोहू वेट करती है और कुछ मिनटों में सभी सो जाते हैं। इस बात की राहत महसूस करते हुए कि उसकी ट्रिक काम कर गई, वह जांग यी को एक मैसेज भेजती है कि सभी लोग सो गए हैं और पूछती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। जांग यी उसे सभी को बालकनी में लाने के लिए कहता है। वह अपनी बालकनी से सब कुछ देख रहा है और ठंड महसूस कर रहा है। जोहू उससे पूछती है कि क्या उसका इरादा उन्हें मारने का है। जांग यी एक रस्सी फेंकता है और बोलता है कि जोहू सभी को बालकनी की रेलिंग से बांध दे और चुन की गन निकालकर जांग यी को दे दे। जोहू जांग यी से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन जांग यी बोलता है कि वह यहां पर खुद को साबित कर रही है। सभी को रेलिंग से बांधने के बाद वह चून जांग की बंदूक निकालती है। जांग यी के गन अपने पास फेंकने को कहने पर वो पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। जांग यी के ऐसा कहने पर कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जोहू मान जाती है
और जांगी के इंस्ट्रक्शन की तरह मैगजीन निकालकर उसे जांगी के पास फेंक देती है। बंदूक प्राप्त करने के बाद वो इसकी जांच करता है और कंफर्म करता है कि यह वही गन है जो चून जांग ने इस्तेमाल की थी। फिर वो कमरे में जाता है, एक पानी की पाइप उठाता है और बिना किसी वार्निंग के बालकनी पर पानी फेंकने लगता है, जिसे देखकर जोहू बालकनी से अंदर चली आती है। वो सोच रही होती है, इन लोगों को जिंदा फ्रीज करना कितना ब्रूटल है, लेकिन बाकी सभी की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये जरूरी भी है। थोड़ी देर में चून जांग और अन्य सभी जाग जाते हैं और ठंड से चिल्लाते हुए रियलाइज करते हैं कि वे बेहोश हो गए थे। चुन जांगी को देखकर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन जांगी उस पर पानी डालते रहता है। कुछ देर पानी के फव्वारे के बाद जब जांगी को फील होता है कि अब पानी डालना व्यर्थ है, वह उन सबको ठंड में जमने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद चून जांग और उसके साथी बर्फ के टुकड़े में बदल जाते हैं। डॉक्टर जोहू इतनी कमजोर हो गई है कि खड़ी भी नहीं हो सकती। जांगी उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम पास हो गई हो, चलो अब मेरे घर पर आ जाओ। कुछ मिनटों बाद खूबसूरत डॉक्टर जांगी के दरवाजे पर होती है। कैमरों पर जांगी उसे देखता है, भले ही अब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो। वह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई खतरा नहीं है। जांगी उसे दरवाजा खोलकर अंदर आने को कहता है। वह भारी दरवाजा खोलती है और अंदर आते ही फर्श पर गिर जाती है। अपार्टमेंट के अंदर की गर्मी काफी सुकून भरी है। पीछे से आते हुए जांगी कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे कन्फर्म करना है कि तुम मुझसे किसी तरह का वेपन नहीं छिपा रही हो। जोहू के पूछने पर कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जांगी बोलता है, इट्स सिंपल, प्रूव करो कि तुमने कुछ नहीं छुपाया है। अब जब तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया है तो एक दूसरे से कंप्लीटली लॉयल होने में कोई नुकसान नहीं। जोहू को जांगी की बात समझ आ जाती है और वो अपने अंडर गारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े निकाल देती है। अब जब जांगी देख सकता है कि जोहू कुछ छिपा नहीं रही है, जांगी उसे टॉवेल देकर नहाने के लिए कहता है और उसे बाथरूम तक ले जाता है। वो बताता है कि उसने जोहू के लिए कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, वह उसे ट्राई कर ले। अगर फिट नहीं आएंगे तो वो दूसरे कपड़ों का इंतजाम करेगा। जब जांगी ने शावर की आवाज सुनी तो उसने मेडिकल किट की सभी वस्तुएं जब्त कर लिया और सोचता है कि सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। कुछ समय बाद जोहू नाइट सूट पहने बाथरूम से बाहर आती है, जो जांगी को प्रभावित करता है। वो उससे कहता है कि वो बैठ जाए और अपने बाल सुखाए। उसके बालों को सुखाते हुए जांगी कहता है कि वो उसे अपने यहां रहने दे रहा है क्योंकि जोहू उसके लिए मूल्यवान है। यदि वह नियमों का पालन नहीं करती तो वह किसी पर भी दया नहीं दिखाएगा। जोहू को गेस्ट रूम देते हुए बोलता है, वह उसकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। जोहू उसकी बातों पर राजी हो जाती है। जांगी कहता है कि इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मेरे साथ आने से अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनके बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए जांगी अपने रहस्य को प्रकट करने का निर्णय लेता है ताकि आपसी वफादारी सुनिश्चित हो सके। वह बताता है कि तुमने सुपरनोवा एक्सप्लोशन के बारे में ऑनलाइन देखा होगा, जो कि इस हेवी स्नोफॉल की वजह है। जहां तक मुझे पता है, रेडिएशन ने केवल वेदर पर ही अफेक्ट नहीं किया बल्कि ह्यूमन बॉडी पर भी किया है, उन्हें एक्स्ट्रा एबिलिटी देकर। स्पेशली मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, जिससे मेरे पास एक दूसरे डिमेंशन का एक्सेस है। मैं वहां कोई भी सामान स्टोर कर सकता हूं और वापस भी ला सकता हूं। जैसा कि तुम देख रही हो कि घर में कोई खाना नहीं है, हर चीज वहीं स्टोर है। उसने उसके सामने आयामी भंडार से कुछ खाने को निकाला और बोला, यदि तुम मुझे धोखा देती हो या मारती हो तो तुम्हें खाना नहीं मिल पाएगा और तुम भूख से मर जाओगी। इसे देखकर जूह ने समझ लिया कि जांगी इतनी आराम से कैसे जी रहा है। उसने खाना खाया और भावनाओं के मारे रो पड़ी। उसके खाना खाने के बाद जांगी बोलता है कि तुमने अभी मेरा पूरा ट्रस्ट नहीं जीता है और तुम्हें बिना मेरे कहे घर के सारे काम करने होंगे। याद रखना, सीवर फ्रीज हो चुका है। बाथरूम यूज करने के बाद वो प्लास्टिक बैग जो मैंने बाथरूम में सेट की है फेंकना तुम्हारा काम होगा। इस मेड ड्यूटी के बदले तुम्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहने और खाने को मिलेगा। जोहू रिप्लाई करती है कि मुझे मंजूर है। वो कुछ और भी कहना चाह रही थी, तभी जांगी उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा देता है और मुस्कुराते हुए पूछता है, डॉक्टर जोहू तुम मुझे और क्या दे सकती हो। डॉक्टर जोहू एक समझदार लेडी थी। वो जांगी का इशारा समझ गई और बोली, मैं समझ गई मास्टर, और अपने नाइट ड्रेस का एक सिरा अपने कंधे से उतार दिया। अंडरगारमेंट्स में उसकी खूबसूरती देखकर जांगी की आंखें खुली रह गई। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे।
और एक दूसरे को किस कर रहे थे। जांग यी ब्लैक बिकनी में जोहू की खूबसूरती और मासूमियत से सम्मोहित था। उसने भी अपने कपड़े उतार दिए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार का मजा ले रहे थे। अब जांग यी के पास एक साथी थी और जोहू के पास पर्याप्त खाना होगा। अगले दिन जोहू कीर को सोते हुए देखकर जांग यी ने सोचा कि वह रात से बहुत थकी हुई होगी। जांग यी ने उसे जगाते हुए पूछा कि क्या वो कुछ खाना चाहती है। जोहू ने हाँ में इशारा किया। वह अंगड़ाइयां लेते हुए उठी और कपड़े पहने और वे नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद जांग यी ने उसे काम करने के लिए हेल्प करने को बुलाया। जांग यी ने बाहर जाते समय उसे एक स्पेशल गर्म कोट दी, जिसे पहनते हुए जोहू ने पूछा, हम क्या करने जा रहे हैं। जांग यी शैतानी हंसी में मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा नहीं, बस हमें कुछ बर्फ के ढेर को साफ करना है। उसने जोहू को बेसबॉल बैट देते हुए कहा कि अब जबकि चुन और उसके साथी मर गए हैं, यह काम तुम क्यों नहीं करती। जोहू लकड़ी के तख्ते के सहारे बगल की बालकनी में गई और बिना हिचकिचाहट के आइज्ड डेड बॉडीज को तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि जांग यी डॉक्टर के सारे मेहनत को रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड किए जाने की परवाह न करते हुए जोहू तब तक उन्हें तोड़ते रही जब तक उनके टुकड़े टुकड़े ना हो गए। रिकॉर्डिंग का कारण रेजिडेंशियल ग्रुप में सबको दिखाना था कि चेन जांग का टेरर अब खत्म हो गया था और जांग यी बिल्डिंग का नया बॉस था। सोशल मीडिया ग्रुप में लोगों ने चुन जांग की डेथ पर खुशी जताई और जांग यी को ऑसम बोला। वे बस उसकी प्रशंसा करने लगे और खुशी मनाने लगे कि चीजें कैसे बदली। एक लेडी ने यह बताते हुए कि मेरा बेटा नहीं रहा और अब बस मेरे पास मेरी बेटी बची है, जांग यी से खाना मांगा। तभी जांग यी को फांग चिंग का फोन आया। जांग यी यह जानकर आश्चर्य कर रहा था कि वह अभी तक कैसे जीवित है। लड़की ने पागलों की तरह कहा कि उसने चेन जांग की मौत के बारे में सुना और वह जांग यी के पास आना चाहती है। यह मानते हुए कि डॉक्टर जोहू उसके साथ है, चिंग बोली किसी और को जांग यी के साथ होने का हक नहीं है। जांग यी बस उसका है और उससे जुड़ा हुआ सारा सामान भी। जांग यी के ऐसा पूछने पर कि क्या अभी तक वो जिंदा है, चिंग खुशी से बोली, तो क्या तुमने मुझे मरा समझकर जोहू को अपने पास जगह दी। चिंग बोली, हाँ जांग यी, मैं जिंदा हूं। उस चुड़ैल जोहू को घर से निकाल दो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी चिंग के पीछे उसकी दोस्तों से मारने के लिए तैयार थी और जांग यी और जोहू ने दूसरी तरफ से लड़ाई और चिल्लाने की आवाजें सुनी। यह सब देखकर जोहू जांग यी के कंधे पर सर रखकर कहती है, मैं ऐसा अंत नहीं चाहती, तुम अंत तक मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जांग यी जोहू को इस तरह देखकर अट्रैक्टेड फील कर रहा था। जांग यी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और फांग चिंग के मन में और भी हलचल पैदा की। उसने अपनी और जोहू कीर के साथ में तस्वीर भेजकर कहा कि चिंग तुम एक अच्छी इंसान हो, बट अनफॉर्चुनेटली तुम लेट हो गई हो और मुझे तुमसे भी बेटर कोई मिल गया है और अब जोहू उसकी मंगेतर है और तुम्हें हमें बेस्ट विशेष देनी चाहिए, क्या तुम नहीं दोगी। जब फांग चिंग ने नया मैसेज देखा जांग यी और उसकी लवर को देखकर, फांग चिंग पागल हो गई और चिल्लाकर कहने लगी कि वह जांग यी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और जोहू ने उसे बहका दिया है। जांग यी बोलता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, साथ ही जोहू अनगिनत चीजों में तुमसे कई गुना अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए उसे कैसे छोड़ दूं। जांग यी ने उसके चेहरे पर यह कहते हुए कि अब फांग चिंग उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और जिसे वो प्यार करता है वह अब उसके साथ है। जांग यी ने फ्यूचर में फांग चिंग को उसे कॉल न करने को कहा, वरना जोहू को बुरा लग सकता है। फिर जांग यी ने फोन काट दिया। चिंग रोते हुए कह रही थी कि तुम 2 साल से मेरे पीछे पड़े थे, अब जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं तो तुम कैसे किसी और के साथ जा सकते हो। फांग चिंग की दोस्त उसकी हालत देखकर उसे मारने की इच्छा भी छोड़ देती है। उनका गुस्सा भी उस जोहू पर था जो जांग यी के साथ थी, उसकी पीड़ा से संतुष्ट। जांग यी ने अपनी नई लवर से पूछा कि क्या वो बहुत क्रूर था। उसने जवाब दिया कि यह मायने नहीं रखता कि वह था या नहीं, जरूर उसके पास अपने कारण रहे होंगे। कुछ देर बाद जोहू लंच बनाकर लाती है और जांग यी पहले उसे खाने को कहता है। जोहू पूछती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जहर दे दूंगी। तभी बिल्डिंग ग्रुप में ऑन्ट लिन का मैसेज आता है। वो बताती है कि उसे पता चला है कि जल्दी स्नोस्टॉर्म खत्म हो जाएगा, सभी के लिए यही अच्छा होगा कि अपनी सप्लाईज मेरे यहाँ जमा करवा दे, वरना मैं सबको गोली से उड़ा दूंगी। जांग यी मैसेज पढ़कर जोहू से बोलता है, मुझे आश्चर्य है कि ऑन्ट लिन अब तक कैसे सरवाइव किए हुए है, जबकि चुन ने सबसे पहले उस पर ही अटैक किया था। जोहू बताती है कि उसका इलाज करने के दौरान
मैंने उसे अपनी सप्लाईज दे दी थी। ये सुनकर जांग यी उसे घूरने लगता है। जोहू सहम कर बोलती है, वो स्नोस्टॉर्म की स्टार्टिंग का समय था। उस समय कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन अब मैं ऐसे नासमझों की तरह कोई काम नहीं करूंगी। जांग यी बोलता है कि ये बात नहीं है, एक्चुअली तुमने जो सप्लाईज दी थी वो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। तो लिन अब तक कैसे? उसके ऐसा पूछने पर जोहू बताती है कि लिन तो 10 दिन पहले ही मर गई है। जांग यी को अब चीजें थोड़ा समझ आने लगी थी। सामने की इमारत में एक व्यक्ति ने निर्णय लिया कि वो और नहीं सह सकता और उसने इमारत से कूदने का सपना पूरा किया, लेकिन यह इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। थोड़ी देर बाद जांग यी का फोन बजा। लाइन पर उसका अंकल यू था। यह जानकर जांग यी ने राहत महसूस की कि वो ठीक है। उसने जांग यी की वार्निंग के कारण कुछ सप्लाई स्टोर कर ली थी, जिससे वो अभी तक सरवाइव कर रहा था। इसके अलावा वह अब जो लेमी के साथ था, जो कि एक अकेली मां थी। उसका बेटा बीमार था और उन्हें दवाई की जरूरत थी। अगर मैं अंकल चू को दवा दे देता हूं तो जो लेमी की नजर में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी और क्या पता अंकल चू की अकेली लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए। ऐसा सोचकर जांग यी ने उन्हें अपने घर पर दवा देने के लिए बुलाया। जोहू को अपने अंकल के बारे में बताते हुए जांग यी बोला, सभी लोगों में अंकल यू ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जांग यी की मदद करते थे, इसलिए उसने उन्हें बाद में सप्लाई स्टॉक करने को कहा था। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिक्योरिटी कैमरों की जांच करते हुए जांग यी देखा कि उसके अंकल और जो लेमी थे, उसने दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय उसने दवा को दरवाजे के गैप से फर्श पर फेंक दिया। उसके अंकल ने मदद के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन लेडी ने कहा कि उसका बेटा ठंड से कांप रहा है और उसे बचाने के लिए वो अंदर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बच्चे को गर्मी की जरूरत थी। वह जांग यी को छूट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है और इसलिए जांग यी झूठ बोला कि मेरा भी फ्यूल खत्म हो गया है और उसके अपार्टमेंट का टेम्परेचर भी बाहर जैसा ही है। अंकल अब जांग यी को और परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन लेडी लगातार अंदर आने पर जोर देती रही। जांग यी का तर्क था कि जोहू कीर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ है और इसीलिए वह अंदर नहीं आ सकती। यह सुनकर वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो गई। अंततः अंकल यू ने यह सुनकर थक कर कहा कि केवल दवा ही ठीक है। उनके पास अभी भी खाना था। उन्हें भेजने के बाद जांग यी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने जोहू की गोद में आराम करने का निर्णय लिया और दृश्य का आनंद लिया। जांग यी सोच रहा था कि जो लेमी का आसपास होना उसकी योजनाओं को भी गड़बड़ कर सकता है। घर लौटकर अंकल चू ने जो लेमी से कहा कि वो उसके भतीजे का फायदा नहीं उठा सकती। जो लेमी ने यहां तक कहा कि यह सब बच्चे के भले के लिए है, लेकिन अंकल ने उसे याद दिलाया कि वह ऑलरेडी अपने भतीजे का ऋणी है। यदि वह उसे इमरजेंसी से पहले सप्लाई स्टोर करने के लिए नहीं कहता तो वह भी जिंदा नहीं होता। सहमत होने के बजाय जो लेमी ने दावा किया कि जांग यी एक स्वार्थी आदमी था। यह सब कुछ जांग यी उसके लिए बाद में आसान इकट्ठा करने के लिए कर रहा था। अंकल यू ये सुनकर चिल्लाया कि चुप हो जाओ, सब चीजों की एक सीमा होती है। वो बूढ़ा हो सकता है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। यदि जो लेमी जांग यी को फिर से बुरा भला कहेगी तो वह अकेली होगी। समझदार महिला ने विषय को छोड़ दिया। अगले सुबह दूसरी इमारत के लोग जांग यी की इमारत के नीचे बर्फ में रास्ता खोदते हुए जांग यी की बिल्डिंग में आ जाते हैं। अपने सामने आने वाले एक शख्स को दौड़ाकर वे उसे मार डालते हैं। वे जांग यी के मजबूत दरवाजे के बारे में जानते थे और इसे खोलने के लिए डायनामाइट लाए थे। उनमें से एक ने इसे जांग यी की दरवाजे पर लगाकर जला दिया और दौड़कर दूर चला गया। एक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट की आवाज से जांग यी जाग गया और वह जल्दी से कैमरों से यह देखने लगा कि उसके अपार्टमेंट के बाहर क्या हो रहा था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।